लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 13वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब हम अपने पाठकों का ध्यान जमानिया के तिलिस्म की तरफ फेरते हैं, क्योंकि कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को वहां छोड़े बहुत दिन हो गए और अब बीच में उनका हाल लिखे बिना किस्से का सिलसिला ठीक नहीं होता। हम लिखाए हैं कि कुंवर इंद्रजीत सिंह ने तिलिस्मिक किताब को पढ़कर समझने का भेद आनंद सिंह को बताया और इतने ही में मंदिर के पीछे की तरफ से चिल्लाने की आवाज आई। दोनों भाइयों का ध्यान एकदम उस तरफ चला गया और फिर ये आवाज सुनाई पड़ी, अच्छा अच्छा, तू मेरा सिर काट ले। मैं भी यही चाहती हूं कि अपनी जिंदगी में इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को दुखी न देखूं। हाय इंद्रजीत सिंह, अफसोस, इस समय तुम्हें मेरी खबर कुछ भी न होगी। इस आवाज को सुनकर इंद्रजीत सिंह बेचैन और बेताब हो गए और आनंद सिंह से ये कहते हुए कि कमलनी की आवाज मालूम पड़ती है, मंदिर के पीछे की तरफ लपके। आनंद सिंह भी उनके पीछे पीछे चले गए। जब कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह मंदिर के पीछे की तरफ पहुंचे तो एक विचित्र वेशधारी मनुष्य पर उनकी निगाह पड़ी। उस आदमी की उम्र 80 वर्ष से कम न होगी। उसके सिर, मूछ, दाढ़ी और भौं इत्यादि के तमाम बाल बर्फ की तरह सफेद हो रहे थे, मगर गर्दन और कमर पर बुढ़ापे ने अपना दखल जमाने से परहेज कर रखा था। अर्थात ना तो उसकी गर्दन हिलती थी और ना कमर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां बहुत कम पड़ी हुई थीं, मगर फिर भी उसका गोरा चेहरा रौनकदार और रौबीला दिखाई पड़ता था और दोनों तरफ के गालों पर अब भी सुर्खी मौजूद थी। एक नहीं बल्कि सारे ही अंगों की किसी न किसी हालत से वो 80 बरस का बुढ़ा जान पड़ता था, परंतु कमजोरी, पस्त हिम्मती, बुजदिली और आलस्य इत्यादि के धावे से अभी तक उसका शरीर बचा हुआ था। उसकी पोशाक राजों महाराजों की पोशाकों की तरह बेशकीमत तो न थी, मगर इस योग्य भी न थी कि उससे गरीबी और कम लियाकत जाहिर होती। रेशमी तथा मोटे कपड़े की पोशाक हर जगह से चुस्त और फौजी अफसरों के ढंग की, मगर सादी थी। कमर में एक भुजाली लगी हुई थी और बाएं हाथ में सोने की एक बड़ी सी डलिया या चंगेर लटकाए हुए था। जिस समय वो कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की तरफ देखकर हंसा, उस समय ये भी मालूम हो गया कि उसके मुंह में जवानों की तरह कुल दांत अभी तक मौजूद है और मोती की तरह चमक रहे हैं। कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को आशा थी कि वे इस जगह कमलिनी को नहीं तो किसी न किसी औरत को अवश्य देखेंगे, मगर आशा के विपरीत एक ऐसे आदमी को देख उन्हें बड़ा ही ताज्जुब हुआ। इंद्रजीत सिंह ने वो तिलिस्मी खंजर जो मंदिर के नीचे वाले तहखाने में पाया था, आनंद सिंह के हाथों में दे दिया और आगे बढ़कर उस आदमी से पूछा, यहां से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई थी, वो कहाँ है? बुढ़ा इधर उधर देख के, यहां तो कोई औरत नहीं है। इंद्रजीत सिंह, अभी अभी हम दोनों ने उसकी आवाज सुनी थी। बुढ़ा, बेशक सुनी होगी, मगर मैं ठीक कहता हूं कि यहां पर कोई औरत नहीं है। इंद्रजीत सिंह, तो फिर आवाज किसकी थी? बुढ़ा, वो आवाज मेरी ही थी। आनंद सिंह सिर हिलाकर, कदापि नहीं। इंद्रजीत सिंह, मुझे तो इस बात का विश्वास नहीं हो सकता। आपकी आवाज वैसी नहीं है जैसी वो आवाज थी। बुढ़ा, जो मैं कहता हूं उसे आप विश्वास करें या ये बतावें कि आपको मेरी बात का विश्वास क्यों कर होगा। क्या मैं फिर उसी तरह से बोलूं? इंद्रजीत सिंह, हाँ, यदि ऐसा हो तो हम लोग आपकी बात मान सकते हैं। बुढ़ा उसी तरह से और वे ही शब्द, अर्थात अच्छा अच्छा, तू मेरा सिर काट ले इत्यादि बोलकर। देखिए, वे ही शब्द और उसी ढंग की आवाज है या नहीं? आनंद सिंह ताज्जुब से, बेशक वही शब्द और ठीक वैसी ही आवाज है। इंद्रजीत सिंह, मगर इस ढंग से बोलने की आपको क्या आवश्यकता थी? बुढ़ा, मैं इस तिलिस्म में कल से चारों तरफ घूम घूम कर आपको खोज रहा हूं। सैकड़ों आवाजें दी और बहुत उद्योग किया, मगर आप लोगों से मुलाकात न हुई। तब मैंने सोचा कदाचित आप लोगों ने ये सोच लिया हो कि इस तिलिस्म के कारखाने की आवाज का उत्तर देना उचित नहीं है और इसी से आप मेरी आवाज पर ध्यान नहीं देते। आखिर मैंने ये तरकीब निकाली और इस ढंग से बोला जिसमें सुनने के साथ ही आप बेताब हो जाएं और स्वयं ढूंढ कर मुझसे मिलें। और आखिर जो कुछ मैंने सोचा था वही हुआ। इंद्रजीत सिंह, आप कौन हैं और मुझे क्यों बुला रहे थे? आनंद सिंह, और इस तिलिस्म के अंदर आप कैसे आए? बुढ़ा, मैं एक मामूली आदमी हूं और आपका एक अदना गुलाम हूं। इसी तिलिस्म में रहता हूं और यही तिलिस्म मेरा घर है।
आप लोग इस तिलिस्म में आए हैं तो मेरे घर में आए हैं। अतएव आप लोगों की मेहमानी और खातिरदारी करना मेरा धर्म है। इसीलिए मैं आप लोगों को ढूंढ रहा था। इंद्रजीत सिंह, अगर आप इसी तिलिस्म में रहते हैं और ये तिलिस्म आपका घर है तो हम लोगों को आप दोस्ती की निगाह से नहीं देख सकते, क्योंकि हम लोग आपका घर अर्थात ये तिलिस्म तोड़ने के लिए यहां आए हैं। और कोई आदमी किसी ऐसे की खातिर नहीं कर सकता जो उसका मकान तोड़ने आया हो। तब हम क्यों कर विश्वास कर सकते हैं कि आप हमें अच्छी निगाह से देखते होंगे या हमारे साथ दगा या फरेब न करेंगे। बुढ़ा, आपका ख्याल बहुत ठीक है। ऐसे समय पर इन सब बातों को सोचना और विचार करना बुद्धिमानी का काम है। परंतु इस बात का आप दोनों भाइयों को विश्वास करना ही होगा कि मैं आपका दोस्त हूं। भला सोचिए तो सही कि मैं दुश्मनी करके आपका क्या बिगाड़ सकता हूं। हाँ, आपकी मेहरबानी से अवश्य फायदा उठा सकता हूं। इंद्रजीत सिंह, हमारी मेहरबानी से आपका क्या फायदा होगा और आप इस तिलिस्म के अंदर हमारी क्या खातिर करेंगे? इसके अतिरिक्त ये भी बतलाइए कि क्या सबूत पाकर हम लोग आपको अपना दोस्त समझ लेंगे और आपकी बात पर विश्वास कर लेंगे। बुढ़ा, आपकी मेहरबानी से मुझे बहुत कुछ फायदा हो सकता है। यदि आप चाहेंगे तो मेरे घर को अर्थात इस तिलिस्म को बिल्कुल चौपट न करेंगे। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि आप इस तिलिस्म को न तोड़ें और इससे फायदा न उठाएं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि इस तिलिस्म को उतना ही तोड़िए जितने से आपको गहरा फायदा पहुंचे, और कम फायदे के लिए व्यर्थ उन मजेदार चीजों को चौपट न कीजिए जिनके बनाने में बड़े बड़े बुद्धिमानों ने वर्षों मेहनत की है और जिसका तमाशा देखकर बड़े बड़े होशियारों की अक्ल भी चकरा सकती है। अगर इसका थोड़ा सा हिस्सा आप छोड़ दें तो मेरा खेल तमाशा बना रहेगा, और इसके साथ ही साथ आपके दोस्त गोपाल सिंह की इज्जत और नामवरी में भी फर्क न पड़ेगा और वो तिलिस्म के राजा कहलाने लायक बने रहेंगे। मैं इस तिलिस्म में आपकी खातिरदारी अच्छी तरह कर सकता हूं तथा ऐसे ऐसे तमाशे दिखा सकता हूं जो आप तिलिस्म तोड़ने की ताकत रखने पर भी बिना मेरी मदद के नहीं देख सकते। हाँ, उसका आनंद लिए बिना उसको चौपट अवश्य कर सकते हैं। बाकी रही ये बात कि आप मुझ पर भरोसा किस तरह कर सकते हैं, इसका जवाब देना अवश्य ही जरा कठिन है। इंद्रजीत सिंह, कुछ सोचकर, तुम्हारी राजा गोपाल सिंह से जान पहचान है? बुढ़ा, अच्छी तरह जान पहचान है, बल्कि हम दोनों में मित्रता है। इंद्रजीत सिंह सिर हिलाकर, ये बात तो मेरे जी में नहीं बैठती। बुढ़ा, सो क्यों? इंद्रजीत सिंह, इसलिए कि एक तो ये तिलिस्म तुम्हारा घर है। कहो हां। बुढ़ा, जी हां। इंद्रजीत सिंह, जब ये तिलिस्म तुम्हारा घर है तो यहां का एक एक कोना तुम्हारा देखा हुआ होगा। बल्कि आश्चर्य नहीं कि राजा गोपाल सिंह की बनिस्बत इस तिलिस्म का हाल तुमको ज्यादा मालूम हो। बुढ़ा, जी हां, बेशक ऐसा ही है। इंद्रजीत सिंह मुस्कुराकर, तिस पर राजा गोपाल सिंह से तुम्हारी मित्रता है? बुढ़ा, अवश्य। इंद्रजीत सिंह, तो तुमने इतने दिनों तक राजा गोपाल सिंह को माया रानी के कैद खाने में क्यों सड़ने दिया? इसके जवाब में तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे गोपाल सिंह के कैद होने का हाल मालूम न था, या मैं उस सीखचे वाली कोठरी तक नहीं जा सकता था जिसमें वे कैद थे। इंद्रजीत सिंह के इस सवाल ने बुढ़े को लाजवाब कर दिया और वो सिर नीचा करके कुछ सोचने लगा। कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने समझ लिया कि ये झूठा है और हम लोगों को धोखा देना चाहता है। बहुत देर तक सोचने के बाद बुढ़े ने सिर उठाया और मुस्कुराकर कहा, वास्तव में आप बड़े होशियार हैं। बातों की उलझन में भुलावा देकर मेरा हाल जानना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जब आप तिलिस्म तोड़ लेंगे तो मेरा परिचय भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बात झूठी नहीं हो सकती कि राजा गोपाल सिंह मेरे दोस्त हैं और ये तिलिस्म मेरा घर है। इंद्रजीत सिंह, आप स्वयं अपने मुंह से झूठे बन रहे हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है? यदि गोपाल सिंह आपके दोस्त हैं तो आप मेरी बात का पूरा पूरा जवाब देकर मेरा दिल क्यों नहीं भर देते? बुढ़ा, नहीं, आपकी इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता कि गोपाल सिंह को मैंने माया रानी के कैद खाने से क्यों नहीं छुड़ाया। इंद्रजीत सिंह, तो फिर मेरा दिल कैसे भरेगा और मैं कैसे आप पर विश्वास करूंगा? बुढ़ा, इसके लिए मैं दूसरा उपाय कर सकता हूं। इंद्रजीत सिंह, चाहे कोई भी उपाय कीजिए, परंतु इस बात का निश्चय होना चाहिए कि ये तिलिस्म आपका घर है और गोपाल सिंह आपके मित्र हैं। बुढ़ा, आपको तो केवल इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। आनंद सिंह, नहीं नहीं,
हम लोग और किसी बात का सबूत नहीं चाहते, केवल ये दो बात आप साबित कर दें जो भाई जी चाहते हैं। बुढ़ा, तो इस समय मेरा यहां आना व्यर्थ ही हुआ। चंगेर की तरफ इशारा करके, देखिए आप लोगों के खाने के लिए मैं तरह तरह की चीजें लेता आया था, मगर अब लौटा ले जाना पड़ा, क्योंकि जब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो इन चीजों को कब स्वीकार करेंगे। इंद्रजीत सिंह, बेशक मैं इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि मुझे आपकी बातों का विश्वास न हो जाए। आनंद सिंह मुस्कुराकर, क्या आपके लड़के वाले भी इस तिलिस्म में रहते हैं? ये सब चीजें आपके घर की बनी हुई हैं या बाजार से लाए हैं? बुढ़ा, जी मेरे लड़के वाले नहीं हैं, न मैं दुनियादार ही हूं। यहां तक कि कोई नौकर भी मेरे पास नहीं है। ये चीजें तो बाहर से खरीद लाया हूं। आनंद सिंह, तो इससे यह भी जाना जाता है कि आप दिन रात इस तिलिस्म में नहीं रहते। जब कभी खेल तमाशा देखने की इच्छा होती होगी तो चले आते होंगे। इंद्रजीत सिंह, खैर जो हो, हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं। हमारे सामने जब ये अपने सच्चे होने का सबूत लाकर रखेंगे तब हम इनसे बातें करेंगे और इनके साथ चलकर इनका घर भी देखेंगे। इस बात का जवाब उस बुढ़े ने कुछ न दिया और सिर झुकाए वहां से चला गया। इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह भी ये देखने के लिए कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है उसके पीछे चले। बुढ़े ने घूमकर इन दोनों भाइयों को अपने पीछे पीछे आते देखा, मगर इस बात की उसने कुछ परवाह न की और बराबर चलता गया। हम पहले के किसी बयान में लिखाए हैं कि इस बाग में पश्चिम की तरफ की दीवार के पास एक कुआं था। वो बुढ़ा उसी कुएं की तरफ चला गया और जब उसके पास पहुंचा तो बिना कुछ रुके एकदम उसके अंदर कूद पड़ा। इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह भी उस कुएं के पास पहुंचे और झांक कर देखने लगे, मगर सिवाय अंधकार के और कुछ भी दिखाई न दिया। आनंद सिंह, जब वो बुढ़ा बेधड़क इसके अंदर कूद गया तो ये कुआं जरूर किसी तरफ निकल जाने का रास्ता होगा। इंद्रजीत सिंह, मैं भी यही समझता हूं। आनंद सिंह, यदि कहिए तो मैं इसके अंदर जाऊं। इंद्रजीत सिंह, नहीं नहीं, ऐसा करना बड़ी नादानी होगी। तुम इस तिलिस्म का हाल कुछ भी नहीं जानते। हाँ, मैं इसके अंदर बेखटके जा सकता हूं, क्योंकि तिलिस्मी किताब को पढ़ चुका हूं और वो मुझे अच्छी तरह याद भी है, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस जगह अकेला छोड़कर जाऊं। आनंद सिंह, तो फिर अब क्या करना चाहिए? इंद्रजीत सिंह, बस सबसे पहले तुम इस तिलिस्म किताब को पढ़ जाओ और इस तरह याद कर जाओ कि पुनः इसके देखने की आवश्यकता न रहे। फिर जो कुछ करना होगा किया जाएगा। इस समय इस बुढ़े का पीछा करना हमें स्वीकार नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं, ये दगाबाज बुढ़ा खुद हम लोगों का पीछा करेगा और फिर हमारे पास आएगा, बल्कि ताज्जुब नहीं कि अब की दफे कोई नया रंग लावे। आनंद सिंह, जैसी आज्ञा। अच्छा, तो वो किताब मुझे दीजिए, मैं भी पढ़ जाऊं। दोनों भाई लौटकर फिर उसी मंदिर के पास आए और आनंद सिंह तिलिस्मी किताब को पढ़ने में लौलीन हुए। दोनों भाई 4 दिन तक उसी बाग में रहे। इस बीच में उन्होंने ना तो कोई कार्रवाई की और ना कोई तमाशा देखा। हाँ, आनंद सिंह ने उस किताब को अच्छी तरह पढ़ डाला और सब बातें दिल में बैठा लीं। वो खून से लिखी हुई तिलिस्मी किताब बहुत बड़ी न थी और उसके अंत में ये बात लिखी हुई थी। निस्संदेह तिलिस्म खोलने वाले का जेहन तेज होगा। उसे चाहिए कि इस किताब को पढ़कर अच्छी तरह याद कर ले, क्योंकि इसके पढ़ने से ही मालूम हो जाएगा कि ये तिलिस्म खोलने वाले के पास बची न रहेगी, किसी दूसरे काम में लग जाएगी। ऐसी अवस्था में अगर इसके अंदर लिखी हुई कोई बात भूल जाएगी तो तिलिस्म खोलने वाले की जान परा बनेगी। जो आदमी इस किताब को आदि से अंत तक याद न कर सके वो तिलिस्म के काम में कदापि हाथ न लगावे, नहीं तो धोखा खाएगा। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 13वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।